बाल एकदम छोटे छोटे से हो चुके थे तब तक, बिल्कुल आपकी दाढ़ी जैसे, लड़कों की दाढ़ी जैसे मेरे बाल हो चुके थे। श्रृंगार से दूर दूर तक का नाता नहीं था। लोअर टी शर्ट के अलावा शायद ही कोई सा परिधान होगा जो मैंने इन दिनों डाला था। जो लड़की मैं 400 मीटर का एक राउंड नहीं लगा पाती थी, 1 महीने बाद मैं एवरी डे 10 किलोमीटर दौड़ती थी। हर सैटरडे मैं 21 किलोमीटर रनिंग करती थी। यहाँ हनुमान टेकरी एक जगह है, मैं वहाँ हमेशा दौड़ के जाती थी हर सैटरडे या सेकंड सैटरडे को हमारा नियम होता था। तब मुझे कुछ नहीं दिखता था, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। यदि ये कुछ लोग यहाँ स्टेडियम के कुछ लोग मुझे देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, लोग बोलने लगे थे कि ये लड़की को हम देखते हैं कि बस घूमती रहती है, चलती रहती है। मैं हर चीज़ ये सोच रही थी कि हर चीज़ में मेरी ट्रेनिंग हो। मैंने साइकिल बस सब छोड़ दी थी, मैं सिर्फ पैदल चलती थी, पैदल चलती थी, पैदल चलती थी। सक्सेस तब मिलती है जब आप अपनी ट्रेनिंग में पूरी चीज़ बहा दोगे, चाहे वो एजुकेशन की तैयारी हो, किसी चीज़ की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हो, या आप कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, या संगीतज्ञ हो तो रियाज हो। हर चीज़ में प्रैक्टिस 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 मांगता है। हर दिन उस चीज़ को समझो कि आप वहीं हो, वहीं हो, वहीं हो, तो पक्का आप हर दिन उस चीज़ को महसूस करोगे ना, पक्का आपको कोई दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको उस चीज़ से रोक दे। फिर मैं फाइनली रेडी थी। 25 लाख का अमाउंट इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने भी हमें सपोर्ट किया था और हम लोग माउंट एवरेस्ट के लिए निकलते। पर मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि मैं पुरानी असफलता से मैंने कुछ सीखा था, है ना। तो हुआ ये था कि पिछली बार मेरे को क्या कमी लगी थी कि मैंने प्रॉपर डाइट नहीं ली, तो उसका सब्स्टिट्यूट मैंने निकाला कि मैं घर से ही पूरा अपने मम्मी के लड्डू नमकीन सब लेके जाऊंगी, जो माँ मुझे बेस कैंप तक पहुँच सके, बेस कैंप तक मुझे डाइट अच्छी रहे। वरना क्या होता था, मैं बेस कैंप तक पहुँचती थी तो 17 दिन का एकदम उपवास व्रत सब हो जाता था मेरा, मैं कुछ नहीं खा पाती थी। ओके, ये मेरा टेंट है जिससे कुंभू ग्लेशियर दिखता है, डाइनिंग टेंट दिखता है और ये बाकी के टेंट दिखते हैं। वहाँ बेस कैंप में पहुँची थी। लास्ट ईयर 2018 में मैंने कुछ नहीं खाया था। इस बार मैं घर के लड्डू बना के लेके गई थी, नमकीन शमकीन, यहाँ की सारी चीज़ें जो इंडियन फूड हमें क्या कह सकते हैं आप, खमन भापड़ा थापड़ा, जो भी चीज़ें होती जो एनर्जी देती है, वो सब मैं भर के बड़े वाले बैग में लेके गई। और मेरी फ़्लाइट थी पहले भोपाल, मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट से फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक है। जैसे ही हम भोपाल एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं वहाँ पता चलता है केवल आप तो 7 किलो वजन लेके जा सकते हो। और जब जैसे ही मेरा और एक बैग में मेरा इक्विपमेंट था और दूसरा बैग जब रखा हमने वजन वाली मशीन पे, तो एयरपोर्ट वाली मैडम जो थी फ़्लाइट वाली, वो बोलती हैं, मैडम जी इसको स्कैन करने के बाद इसमें तो सिर्फ खाने की चीज़ें लड्डू दिख रही है। वज़न कितना था? 32 किलो। तो उनको लगा कि हो सकता है मैं इस बैग में से कुछ चीज़ें निकाल दूँगी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस बैग में तो केवल लड्डू ही लड्डू दिख रहे हैं, आप एक काम कीजिए, इस बैग को खाली कर दीजिए और आप जो दूसरे बैग है इनका सिर्फ फाइन भर दीजिए। मैंने अपने सर की तरफ देखा, मम्मी की तरफ देखा, मम्मी और मेरे टीचर्स मुझे छोड़ने के लिए आए थे। अब मेरे लिए तो लड्डू ही सब कुछ था, तो मैंने कहा मैडम आप ये बताइए, बैग तो मैं नहीं छोड़ूंगी, फ़ाइन कितना लेंगे? तो लड्डू का मैंने, मतलब जो मेरा 32 किलो वाला बैग था उसका मैंने 16,000 रुपये का फ़ाइन। भोपाल एयरपोर्ट पे लड्डू के लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे दिया था, फिर हम इंटरनेशनल पे पहुँचे, फिर अब बेस कैंप में। पर मैं आपको बता दूँ, बेस कैंप में उस लड्डू के चर्चे हर जगह थे, क्योंकि वहाँ तो सारे आधे से ज़्यादा इंडियंस लोग बहुत सारे गए हुए थे क्लाइंबर, और सबको इंडियन फूड चाहिए। इंडियनों की आदत होती है भारतीय खाना कहीं ना कहीं मिल जाए। आधे से ज़्यादा इंडियंस हम मेरे टेंट में आके वही मम्मी के लड्डू खा के जाते थे, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, गोंद वाले लड्डू, सबको एनर्जी आती थी, स्वादिष्ट लगते थे, तो सबका जमावड़ा हमारे टेंट में होते थे। वो पहचान बन गई थी, लड्डू वाली मेघा, MP से आई वाली लड्डू वाली मेघा। सो वो चीज़ अब होती है पुराने स्ट्रगल जो इस बार थे। हर बार पहाड़ों के रास्ते चेंज हो जाते हैं, ग्लेशियर डिफरेंट मूवमेंट करते हैं। मेरे पुराने वाली शेरपा दाई को मैंने इस बार रखा था 2019 में, वहाँ पहुँच गई थी। मैंने सोचा था कि इस बार मुझे सबमिट करना है। हम जब जाते हैं तो हमारी टीम वही डिसाइड होती है, हमारे साथ कुछ फॉरेनर क्लाइंबर होते हैं और हम 1-2 जो यहाँ से जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो भी साथ रहें।
और लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी बहुत होता है वहाँ पर, जब दूसरे क्लाइंबर आपके साथ ही सेम टेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग, आप सबको साथ में एक तालमेल बैठा के बैठना है, ये बहुत एक डिफरेंट चैलेंजेस हो जाता है। पर मैं बड़ी खुश थी। अब बताओ क्यों? हुआ ये था कि मेरे साथ जो क्लाइंबर्स थे वो एक ईरान से थे, एक इटली से थे और एक पोलैंड से थे, ठीक है। अब मैं जब पहुँचती हूँ, पहले मैं सकती आती इंग्लिश में बात करेंगे, क्या करूँगी। तो सबसे पहली जो शुरुआत हुई, जो ईरान से थे, उन्होंने उनकी इंग्लिश बोली, हेलो हाउ आर यू, और फिर उन्होंने उनकी भाषा में बोला कि इसके आगे उनको इंग्लिश नहीं आती। अरे मैं बड़ी खुश, चलो अपनी जैसा मिल गया। दूसरा इटली वाले जो मेरे थे, उन्होंने बोलना शुरू किया, पता चला उनको भी इंग्लिश नहीं आती। पोलैंड वाले की तो हाय हेलो यूर नेम माई नेम के अलावा कुछ नहीं आता था। अरे मैंने कहा चांदी हो गई ऊपर वाला है, थैंक यू सो मच। क्योंकि अब हम सब में झगड़ा होने की कोई नौबत नहीं थी, हम सारे के सारे लोग इशारे में बात करने वाले थे। तो मैं बहुत खुश थी। और फिर फाइनली, और रिकार्डो जो हमारे साथ वहाँ से थे, अर्जेंटीना से थे, हम सब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे। और हमारे जो कुक दाई थे वो यही बोलते थे, सारे के सारे लोग अंग्रेजी में 0 बटे सन्नाटा है। आप समझ सकते, सारी कंट्री के जो भी लोग इकट्ठे हुए थे, हम सब की इंग्लिश माशाल्लाह बहुत ख़राब थी। सो ये बहुत अच्छी चीज़ थी बेस कैंप में। हम सुबह जल्दी जागते हैं। हम लोगों का माउंटेन में एक रूल होता है, हम पॉटी ऐसे ग्लेशियर पे नहीं करते। हमारा पॉटी का पहले तो ड्रम होता है बेस कैंप में, और ऊपर जब जाते हैं तो पॉटी बैग होता है जिसमें हम पॉटी करते हैं। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, कई लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि वहाँ क्या होता होगा, कैसे होता होगा, कैसे मैनेज होता होगा। वैसे गर्ल मेरी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो मैं आपको शेयर करूँगी। जैसे यहाँ हाई एल्टीट्यूड में हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। तो यहाँ मुझे पीरियड्स केवल 5 डेज़ के लिए आते हैं, वहाँ मुझे मंथ में 2-3 बार, मतलब मैं 2 महीने के एक्सपेडिशन में खुद 6 बार मेरे को पीरियड्स आए थे। इसलिए मुझे वीकनेस ज़्यादा हो जाती थी एक पुरुष के मुकाबले। ये पता नहीं होता था कि किस टाइम मेरे को पीरियड्स आने वाले होंगे, तो हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता था। और बॉडी बहुत वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा, आपके हार्मोन्स बहुत चेंज हो जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है, आप पैड यूज़ करते तो बहुत रैशेस हो जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है जान निकल रही है, पैर बिल्कुल छिल जाते हैं। सो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं वहाँ पर मेंस्ट्रुअल कप में, जिसका हमेशा मेंशन करते हैं कि वो बहुत अच्छी चीज़ है हर गर्ल्स के लिए, चाहे वो अभी यहाँ नॉर्मल जगह पर रह रही है उनके लिए भी, और टैम्पॉन। सो मेंस्ट्रुअल कप से बहुत हाइजीन को हम मेंटेन कर पाते हैं, और जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट है उसको भी बचाते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। पर लड़कियों की डिफ़िकल्टीज़ बहुत बढ़ जाती है। आपके साथ सारे पुरुष लोग रहते हैं, आप कैसे अपने शेरपा को बताओगे, शेयर करोगे, बट अंडरस्टैंडिंग ट्यूनिंग होती है। ये चीज़ एक लड़की के लिए बहुत पिंच करने वाली होती है। फिर हम लोग समिट पुश के लिए निकलते हैं फाइनली। और पिछली बार की डिफ़िकल्टीज सेम थी सर। कैंप 1 गए, वापस आए, कैंप 2 गए, फिर वापस आए, कैंप 3 गए, फिर वापस आए। समिट पुश से पहले जब मैं जाने वाली थी, मुझे एक खबर मिलती है, मुझे पता चलता है कि एक भैया थे, उनका नाम रवि ठाकुर था। उन्होंने मेरे साथ एडवांस कोर्स किया था HMI दार्जिलिंग में। उन्होंने माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया था और आते समय उनकी डेथ हो गई थी। सो आप समझ सकते हैं, मेरे घर में एक पिक्चर भी भैया के द्वारा क्लिक किया गया था, वो फ़ोटो आज भी लगा हुआ है। और आपको पता चलता है कि आप भी उसी मिशन के लिए जा रहे हो, और एक भारतीय साथी आपके जिनकी डेथ हो चुकी है उसी सपने को पूरा करने के लिए, कैसा फील होता होगा। पर हमें तो निकलना था। फिर हम समिट पुश के लिए निकले, अच्छा वेदर देखने के बाद। और इस बार 2019 में जैसे हर साल क्या होता था कि किसान को किसी खेती के लिए ज़मीन मिलती है तो एक निश्चित अवधि रहती है कि इतने टाइम में वो बुआई कर देगा, बारिश नहीं होगी। तो हमें क्लाइंबरों को भी एक वेदर विंडो मिलती है कि इतने दिन की वेदर विंडो अच्छी रहती है, आप क्लाइंबिंग उस समय कर सकते हैं। सो इस बार केवल 2-3 दिन की वेदर विंडो अच्छी मिलती है। सारे क्लाइंबर उस समय क्लाइंबिंग करने का सोच रहे थे। हमने भी वही डेट डिसाइड की और फाइनली हम लोग समिट पुश के लिए निकले। कैंप 3 के बाद इस बार एक बिल्कुल न्यू, कुछ दिन पहले की डेड बॉडीज लटकी हुई थी एक क्लाइंबर की, लोत्से फेस कहते हैं, कैंप 4 और कैंप 3 कैंप 4 के बीच में, और समिट से जस्ट कुछ देर पहले। इस साल 2019 में जितने भी क्लाइंबर गए थे सबका दिल एकदम हिल जाता था। न्यू फ्रेश डेड बॉडी, और वहीं उनके हाथों के जस्ट बगल से आपको क्रॉस करना है। यदि आपको कैंप 4 पहुंचना है, मतलब हमारा साउथ कॉल और डेथ जोन एरिया, कैंप 4 इतने नाम है उसके, वहाँ पहुंचना है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और वो चीज़ इमेजिन हो रही थी कंटिन्यू। फाइनली सब कुछ बहुत तेज हवा होने लगी, वेदर चेंज होने लगा। समिट पुश जाए या नहीं जाए, पर डिसाइड कर लिया था कि जाना है इस बार, तो चाहे जो जाए। वही लाइन जोड़ रही थी, जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। फाइनली हम सब में मेरे शेरपा लास्ट वाली बाई सबको गले मिल के, क्योंकि गले जरूर मिलते, पता नहीं है ना इसके बाद हम कभी गले मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। आपस में ऐसे सबको गले मिले, और ऑक्सीजन मास्क सब पहन रखे हुए होते हैं, चेहरा तो कुछ दिखता है नहीं। समिट पुश के लिए फाइनली
निकल के। मेरे साथ एक और मेरे साथी थे रत्नीश भैया, उनका चश्मा बीच रास्ते में फॉग जा रहा था अंदर क्योंकि मास्क वगैरह पहनते, तो उन्होंने मेरा एक सनग्लासेस ले लिया था, तो मैंने उनको दे दिया कि भैया आप मेरा ले लो, मेरे पास 2 है। और हम चलना शुरू किए और फाइनली हम लोग सुबह 5 बजे 22 मई 2019 को मैं इंडिया के फ्लैग के साथ टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। और वो जो फीलिंग होती है ना, आज भी यदि मैं बोलती हूँ तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि अरे भारतीय फ्लैग के साथ, इंडिया के फ्लैग के साथ एक ही चीज़ आती है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इससे ऊपर या तो आसमान है या भगवान है। आप समझ सकते हैं कि इंसान की शक्ति, यदि वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, दुनिया की सबसे ऊंची जगह तक पहुंच सकता है। इतनी डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस के बाद ऐसा लगता है वहाँ के एक पल को अपनी आंखों में कैद कर लो। दुनिया के सारे माउंटेन्स वहाँ छोटे छोटे नज़र आते हैं, दुनिया गोल है। आप किताबों में पढ़ते हैं, वहाँ जब आप सेल्फी लेते हो ना, सच में वो दिखता है, कर्व बनता है, दुनिया गोल है। पर हवा बहुत तेज़ होती है, -47 डिग्री टेम्परेचर होता है। चंद सेकंड के लिए केवल आप क्या मास्क निकाल सकते हो पिक्चर क्लिक कराने के लिए, क्योंकि वो प्रूफ होता है। सबसे हम जो सांस लेते हैं ना, हमारे मास्क के नीचे जो हमारी नॉर्मल सांस होती है वो भी बर्फ़ के रूप में से जमी हुई होती है, गुच्छा टाइप लटका हुआ सा दिखता है। यहाँ पे पूरी तरह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। बैटरी हम लोग हमारे दिल के पास रख के लेके जाते हैं, क्योंकि इतना माइनस में टेम्परेचर होता है, केवल 1 या 2 फोटो निकल पाते हैं और कुछ सेकंड का वीडियो निकल पाता है 100% बैटरी का। कैमरे में लगाने में उंगलियों में फ्रॉस्टबाइट हो जाता है कई लोगों को। मैंने 60 डिग्री का वीडियो बनाया मेरे शेरपा ने, हमने फ़ोटोग्राफ क्लिक किए और ऐसा लग रहा था हर एक पल को अपनी आँखों में समेट लूँ, कैद कर लूँ, जोर जोर से चीख के सबको बोलूँ कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। पर मैं अकेली नहीं थी, मैं ऐसा महसूस करी थी मेरे सभी अपने, मेरे साथ मेरी जितनी भी लड़कियाँ हैं, सभी के सबके हाथ पकड़ के मैं वहाँ खड़ी हूँ। आप जब बहुत खुश होते हो ना या बहुत दुखी होते हो, तब मन करता है चीख के बोलो, अपने लोगों को याद करो, अपनों को बताओ। सेम वही फीलिंग मेरे साथ हुई थी। मैं इतनी खुश थी, कैसे बताऊँ कि मैं कितनी खुश थी। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ, तो वही फीलिंग थी मेरी। इंडिया का फ्लैग निकालते हैं हम, भारत माता की जय बोलते हैं और जय हिंद बोलती हूँ मैं। हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं और फिर हम वापस फटाफट डाउन आने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। पर मैंने आपको बताया था कि इस बार वेदर विंडो बहुत कम दिन की थी, तो सभी लोगों को इसी दिन क्लाइंबिंग करना था, तो बहुत ट्रैफिक जाम हो गया था। आते समय इसी धक्का मुक्की की वजह से मेरा जो यहाँ पे मैं वो पहन रखी होती, टोपा पहन रखी थी, वो गिरता है। उसी में सनग्लासेस था, उसी में गोप्रो लगा हुआ था और वो एकदम गिर जाता है। और पहाड़ पे आप ऐसे किसी को पकड़ नहीं सकते ना अपनी चीज़ों को। वो लुढ़कता हुआ मुझे दिखता है मेरा सनग्लासेस। और वो सनग्लासेस नॉर्मल जगह पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप बिना सनग्लासेस के हम बाहर रहते हैं तो सूरज की किरणें बर्फ़ पे पड़ती है, बर्फ़ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी रेटिना में आती है, जिससे आपकी रेटिना झुलस जाती है, जिससे आप ज़िंदगी भर के लिए रेटिना झुलस जाती है, जिससे आप ज़िंदगी भर के लिए अंधे हो सकते हो। 4 दिन के लिए आपकी रोशनी जा सकती है या 1 दिन के लिए जा सकती है। मुझे नहीं पता था मुझे कौन सा स्नो ब्लाइंडनेस हो गया, पर मुझे आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। इमेजिन कीजिए आप घर की छत पे और लाइट चली जाए और आपसे कहा सबसे नीचे वाले घर में पहुँचो, तो आप कितनी जगह टप्परे मारते आओगे ना। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट टॉप से लेके मुझे नीचे तक आना था, वो भी जिंदा, और मेरी आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल ब्लाइंड। स्नो ब्लाइंडनेस होने के बाद आपकी आंखें ना एकदम बहुत तेज फूल चुकी होती, लाल हो जाती हैं, कांटे नुमा बहुत तेज दर्द होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता और पानी कंटिन्यू बह रहा होता है। हम कैंप 4 पहुँचे, दाई ने बोला दाई बहनी बहुत तेज दर्द हो रहा है क्या? दाई बहुत तेज दर्द हो रहा है। हमको शाम हो चुकी थी पहुँचते पानी की एक बूंद, निवाला तो बहुत दूर की बात है, पानी की एक बूंद तक हलक में नहीं गई थी। कंठ बिल्कुल सूख चुका था, होंठ एकदम सफ़ेद पड़े हुए होते, चेहरा झुलस के ऐसे लाल होके यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ से खून निकल रहा है, जगह जगह से खून निकल रहा है, आँखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, शरीर में जान नहीं है। हम दूसरों के टेंट के बगल में कैंप 4 में पहुँचे क्योंकि हमारे टेंट नीचे जा चुके थे, मेरे साथ के दूसरे जो क्लाइंबर्स थे उनका सबमिट नहीं हो पाया था, तो सारे टेंट वापस जा चुके थे और हमारा टेंट वहाँ था नहीं। तो मेरा दाई ने दूसरी कंपनी वाले से बात किया कि मेरा बहनी मेरे को एक टेंट देना पड़ेगा, आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि रात हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा जब उनके क्लाइंबर सबमिट पुश पे जाएंगे तो वो हमें टेंट दे पाएंगे। हमने दूसरों का टेंट मांगा, तब भी पानी नहीं पिया था। कैंप 3 से जब हम निकले थे ना, उस दिन हमने पानी पिया था।
पानी की एक बूंद नहीं। दूसरे के टेंट में हम जाके रुके। जब तक आप चलते रहते तब तक आपका खून गर्म होता है, जैसे ही आप रुकते तो आपका खून ठंडा हो जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि आपकी सेल्स मरने लगे और आपकी उंगलियां जम रही है। सेम ऐसा ही फील मुझे हो रहा था। आपका हार्ट भी ऐसा लगता है स्लो हो रहा है पंप करना, ऐसा ही फील हो रहा था। दाई को मैंने बोला, बताई बहुत तेज दर्द हो रहा है आंखों में, बहुत तेज जलन हो रहा है। फिर दाई ने मुझे एक किस्सा बताया कि रास्ते में कई लोग मेरी सेफ्टी निकालने जा रहे थे, क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था, लोग तो उसी रास्ते से आएंगे। दाई ने बोला तुम मर जाती इसी बीच, कोई सेफ्टी निकाल देता था। तो उसका उन्होंने सोल्यूशन निकाला था कि मैं सेफ्टी पकड़ के नीचे आई थी, जितने भी रास्ते आई थी। जब हम कैंप 4 पहुँचे, मैं इमेजिन नहीं कर पाई थी क्या क्या हुआ। डेथ जोन होता है कैंप 4, जहाँ व्यक्ति ज़्यादा देर 1 या 2 घंटे भी नहीं रुकता, सीधा सबमिट पुश पे आता और सीधा नीचे जाता है। मजबूरी में हमें डेथ जोन में 30 घंटे बिताने थे, पूरी रात वहाँ बितानी थी और 4 घंटे और। ऑक्सीजन पहले ही सबमिट पुश पे जाके ख़त्म हो चुकी थी, बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन हमारी बची थी और वहाँ वेस्ट होने वाली थी रात भर। हम कैंप 4 में रात भर रुके। जमा देने वाली ठंड, -42 होगी शायद, जमा देने वाली कड़कड़ाती ठंड, पानी की बूंद नहीं गई, हालांकि एकदम सूखा हुआ, लिमिटेड ऑक्सीजन, 0.5 ऑक्सीजन करने के बाद ऑक्सीजन लेने में भी पल पल दिक्कत हो रही है और वही ऑक्सीजन हम ले रहे थे। दूसरी सुबह मैं जब जागी तो मैंने दाई से पूछा, दाई ये बताओ आप इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरे को रात को हिला क्यों रहे थे? दाई बोलते हैं मैं चेक कर रहा था तुम मरी तो नहीं हो, क्योंकि अधिकतर क्लाइंबरों की डेथ इतना थक चुके होते हैं कि या तो ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से कैंप 4 में हो जाती है, या फिर वो खुद अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं। तो दाई मुझे कई दफ़ा ज़ोर ज़ोर से बहुत सारे हिला रहे थे। फिर दाई ने पूछा कि दाई मतलब शेरपा, दाई मतलब भाई, बहनी मतलब बहन, ये नेपाली भाषा में कहते हैं। दाई ने मुझसे पूछा बहनी दिख रहा है क्या तुमको? मैं कहा दाई बिल्कुल नहीं दिख रहा। दाई बोले यदि यहाँ रुके बहनी तो हम मर जाएंगे। निम्मा नीरू शेरपा मेरी दाई का नाम है। दाई ने बोला जल्दी जल्दी हमें निकलना पड़ेगा। और फाइनली हम लोग कैंप 4 से जल्दी से निकलने के लिए रेडी हो गए। हम जैसे धीमे धीमे बढ़ रहे थे, जो जिस चीज़ का हमें डर था वही हुआ। जैसे ही हम कैंप 3 कैंप 4 के बीच में येलो बैंड से ऊपर पहुँचे, मैंने आपको बताया था हमने एक जगह डेड बॉडी देखी थी। डेड बॉडी के जस्ट कुछ ही नीचे मेरा ऑक्सीजन सडनली ख़त्म होता है, एकदम बिल्कुल शून्य। जब आपकी सांस नहीं आती है ना, आप कोशिश करते कहीं से भी आपको ऑक्सीजन जाए, पर एक सांस नहीं आती आपको। ऐसे ऐसे करके मैं घबरा रही हूँ और मेरा दाई को समझ में आ रहा कि मेरा बहनी का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। मैंने दाई को, हम बोलते हम पाते नहीं, दाई को हाथों से इशारा किया, दाई आप चले जाओ, दाई आप चले जाओ, क्योंकि उनके पास भी बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन थी। पता नहीं क्या प्रेम था वो दाई से। जब मैं बाद में पूछती हूँ कि दाई क्यों छोड़ के नहीं गए, दाई बोलते कि हम लोगों को, सब लोग शेरपाओं को सब लोग नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा कोई था जो बहन की तरह ट्रीट करता था, कि निवाला भी खाती थी कि तुम मुझसे पूछती थी दाई लड्डू खा लो, दाई खाना खा लो। ऐसा लग रहा था मेरा बच्चा मर रहा है। सो दाई मुझे छोड़ के नहीं गए उस समय। और जितने भी लोग मुझे, क्योंकि रास्ता एक ही था, कई लोग मुझे क्रॉस करके एक के बाद एक ऐसे जा रहे थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो दाई सबको बोलते थे मेरा बहनी मरने वाला है, मेरा बहनी मरने वाला है। किसी के पास बचा हुआ सिलेंडर का ऑक्सीजन है तो प्लीज़ दे दो। हम लोग ऑक्सीजन बॉटल ऊपर फेंक के नहीं आते, बची हुई ऑक्सीजन भी लेकर आते हैं, पर कभी कभी कुछ ऑक्सीजन में थोड़ी ऑक्सीजन बची होती है। दाई ने बोला मेरी बहनी मरने वाला है, प्लीज़ कोई ऑक्सीजन दे दो। लोग ऐसे एक पैर निकाल के क्रॉस कर रहा है, दूसरा पैर निकाल के क्रॉस कर रहा है। मुझे लगा था कि मैं ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहूँगी। जब आपके शरीर में सांस नहीं रहती तो आपका गला एकदम खिंच रहा होता है, आपकी बॉडी के एक रोम छिद्र से ना बॉडी फटती है, ऐसा लगता है अंदर से कुछ लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो पसीना होता है या क्या होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और आपका जो नाभि होता है उसके पास ऐसा लगता है सब एकदम खिंच के यहीं आ जाएगा, सब कुछ पूरा बॉडी खिंच सिकुड़ना समझते हैं, ऐसा लगता है बॉडी यहाँ एकदम आपका सिकुड़ रहा है। जस्ट सेम ये वाली फीलिंग थी। और मुझे नहीं लगता कुछ सेकंड बाद में ज़िंदा भी रहती, पर ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर था। उसी समय मेरे दाई के दोस्त वहाँ से गुजरे, लाकपा दाई, उन्होंने भी मास्क पहन रखा था पर वो पहचान नहीं पाए, बस मरते हुए देख रहे थे। उन्होंने बोला मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर बचा हुआ है, मैं वो लगा के चेंज करता हूँ। मेरे शेरपा और लाकपा दाई ने तुरंत मेरे को ऑक्सीजन बॉटल चेंज की। मैं जब पैदा हुई थी वो सांस तो मुझे याद नहीं है, पर जब मेरा ऑक्सीजन बॉटल चेंज किया वो सांस मुझे याद है। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती और सबसे गहरी सांस थी, जिसकी वजह से आज मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ। उस पल ने मेरे को सब कुछ बदल दिया कि ये सब कुछ बेमानी है इस दुनिया की। इस ऊपर वाले ने आपको एक एक सांस बहुत कीमती दी है। आपकी उम्र वो नहीं होती, एक सांस कीमती होती है, लिमिटेड आपको सांस दी है। आपकी एक सांस बहुत कीमती है और ऊपर वाले ने केवल एक ही चीज़ के लिए भेजा है, इस दुनिया को और भी खूबसूरत और भी प्यारा बनाने के लिए। बस
इसके अलावा आप किसी चीज़ के लिए नहीं भेजा है। ये चीज़ मुझे समय समझ में आ गई। मैं ज़िंदा बच के आई। हम कैंप 3 पहुँचे, मेरे को हेली रेस्क्यू होने वाला था, वो भी नहीं हो पाया। मरते मरते मतलब मेरे शरीर में जान नहीं थी। घिसटते उठते पढ़ते हम रात की 2:30 बजे 4 दिन बाद कैंप 2 पहुँचते हैं, जहाँ मैं पानी की एक पहली घुट पीनी थी। ऐसा लगता है वो अमृत था। सेम वही फीलिंग थी, ऐसा लग रहा था अमृत मेरे ज़ुबान में गया। मैं वहीं दाई ऐसे सो रही हूँ मतलब किचन टेंट में। दूसरे दिन फिर मैं आई, जैसे जैसे हम बेस कैंप पहुँचे। फिर काठमांडू जब पहुँचे अस्पताल में, तब हमने पता किया कि आखिर वो ऑक्सीजन बॉटल, क्योंकि मुझे स्नो ब्लाइंडनेस था, मुझे 4 दिन हो गए थे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। हम वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तब हमने पता किया कि आखिर वो ऑक्सीजन बॉटल किसका था। पता चला कि एक साइड में जो कंपनी थी वहाँ से एक शेरपा ने ऑक्सीजन बॉटल लिया था। फिर और पता किया तो पता चला कि मुझे जो ऑक्सीजन बॉटल मिला था वो